9 मार्च 2026 को सीप्री रिपोर्ट 2025 जो है वो लॉन्च होती है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में जो आर्म का इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो क्या है, क्या पोजीशन है उसकी, कौन सा देश है सबसे बड़ा इंपोर्टर, कौन सा देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम थोड़ा इंडिया को लेकर के बात करेंगे। आपको ऐसे तो पता है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो लगातार टॉप पोजीशन पे रहता है इंपोर्टर में, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, मतलब कि इंडिया पहले पोजीशन से हट चुका है। अच्छी बात है ये, हाँ अच्छी बात की तरह आप इसे ले सकते हैं कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो थोड़ा कम हो रहा है। मतलब ये भी दिखाएगा कि भाई इंडिया का जो इंपोर्ट कम हो रहा है तो उसकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिपोर्ट जो है निकाली जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में इसको सीप्री कहते हैं। अभी इसका जो नाम है वो है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2025, 9 मार्च 2026 को ये रिलीज हुई है। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करी गई है ग्लोबल आर्म ट्रेड की 2021 से लेकर के 2025 तक। मतलब इस पूरे पीरियड के दौरान कैसे जो सिनेरियोज हैं वो बदले, वो यहाँ पे बताया जाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया कि इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। मतलब पूरी दुनिया में जितने आर्म इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं कि इंडिया बाहर देशों से अपने लिए जो हथियार हैं उनको खरीदता है, तो उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है, वरना टॉप पे रहता था। उसमें भारत का जो पूरा योगदान है 8.2% का, मतलब अगर टोटल 100 जो हथियार हैं या फिर जो इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट बेचे गए, तो 8.2 उसमें से इंडिया में आए हुए हैं। ये बताएं पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे इस बार यूक्रेन पहुंच चुका है। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के बीच की वॉर चल रही है, तो वो वॉर का इफेक्ट दिखाता है कि यूक्रेन का जो आर्म इंपोर्ट है वो 9.7% हो चुका है और इसकी वजह से टॉप पे पहुंच चुका है। अगर हम इंडिया के इंपोर्ट की बात करें, तो इंडिया का इंपोर्ट पिछले सालों से 4% कम हो चुका है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कि इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। अगर आप 2016 से 2020 का यहाँ पे आप एक एनालिसिस करेंगे 2021 से 25 का, तो आपको 4% की कमी देखने को मिलेगी। 4% की कमी इंपोर्ट में है, इसको समझ के चलना होगा। बाकी अगर हम रीजनल ट्रेंड की बात करें, जो एशिया और जो ओशियाना है वो डोमिनेट करता है ग्लोबल डिमांड में। मतलब कि अगर हम बात करें टॉप 10 जो इंपोर्टर हैं उसमें से 4, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, केवल 4 जो हैं वो इन्हीं एशिया और ओशियानिया जो रीजन है वहीं से आते हैं। मतलब बाकी पूरी दुनिया को देखेंगे तो और आप इस रीजन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये रीजन काफी ज्यादा मात्रा में आर्म को इंपोर्ट कर रहा है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया का यहाँ पे जो आर्म सप्लायर वाला है, कह सकते हैं कि जो टैग लगा हुआ है, मतलब इंपोर्टर का कह सकते हैं टैग लगा हुआ है, उसमें इस बार इंडिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है, शेयर है देशों का, वो कैसा है। सबसे पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो होता है रशिया से, वो अभी भी बना हुआ है। अगर लेकिन ये जो इंपोर्ट का शेयर है ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे पहले के सालों में अगर कंपेयर करेंगे 2011-15 से, तो ये करीब 70% हुआ करता था कि 70% हमारे जो डिफेंस के इंपोर्ट हुआ करते थे केवल रशिया से आते थे, लेकिन अब ये घट करके 40% हो चुका है। तो ये क्या बताता है कि जो एक इसको टर्म दिया जाता है डी रसिफिकेशन, वो ऐसा हो रहा है कि हम एक देश पर ही निर्भर नहीं है कि वहीं से हमारे जो जेट्स हैं वहीं से आएंगे, हमारे हथियार भी वहीं से आएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज किया गया है और इसको डाइवर्सिफाई किया गया है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आता है फ्रांस। करंट जो शेयर है फ्रांस का, भारत 29% जो यहाँ पे आर्म है इंपोर्ट करता है फ्रांस से। और अगर फ्रांस के बारे में बात करेंगे तो फ्रांस का लगभग 24% जो आर्म है वो इंडिया में जाता है और भारत सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे है फ्रांस के लिए। मतलब इतना ज़्यादा फ्रांस और किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भारत ना सिर्फ यहाँ पे जैसे आपने रफाल का नाम सुना होगा, जो जेट्स हैं वो यहाँ पे ले रहा है, बल्कि जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स वगैरह हैं वो भी फ्रांस से आ रही हैं। तो ये कह सकते हैं फ्रांस यूरोप से की स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है भारत के लिए निकल के आ रहा है। फिर आते हैं इजराइल पे। इजराइल से जो हाई टेक और जो प्रिसीजन फोकस जो वेपन्स होते हैं ना, जैसे ड्रोन्स हो गए, ये सरफेस टू एयर मिसाइल हो गई या एयर टू सरफेस मिसाइल हो गई, ये सब जो है वो यहाँ से ली जा रही हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है इजराइल। मतलब अगर आप देखेंगे टॉप 3 में तो सबसे पहले रशिया है, फिर फ्रांस है
और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे इजराइल, जहाँ से ड्रोन, मिसाइल्स और जो कॉम्प्रहेंसिव एयर डिफेंस के सिस्टम्स वगैरह हैं वो यहाँ से इजराइल से लिए जा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है कि एक देश पे ही निर्भरता नहीं बल्कि उसको डाइवर्सिफाई किया गया है। और यहाँ पर आने वाले सालों में आपको हो सकता है देखने को मिले कि यूएसए का नंबर भी धीरे धीरे करके इंडिया के इंपोर्ट में ये बढ़ रहा है। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि भारत को इतने इंपोर्ट की आखिर जरूरत क्या है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि भारत की जो बॉर्डर टेंशन है, एक तरफ तो जो एलओसी का फ्रिक्शन है, मतलब पाकिस्तान के साथ वाला ये जो पूरा रीजन है वहां पर कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसकी वजह से भारत को जो आर्म्स की जरूरत पड़ती है, अभी कन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान वाले भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए ये सारी चीजें होती रहती हैं। फिर दूसरी तरफ से चाइना है, तो चाइना का जो एलएसी वाला बॉर्डर है वहां पर भी आपको देखने को मिलता रहता है, कुछ ना कुछ स्कर्मिशेस होती रहती हैं। तो इन दोनों दो कह सकते हैं ना, दो पड़ोसियों की वजह से भारत को अपने जो आर्म्स हैं उनको सबसे ज्यादा अच्छा रखना पड़ता है, मॉडर्नाइज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि चाइना, और आप पाकिस्तान को अलग मत समझिए, पाकिस्तान ज्यादातर जो अपने आर्म है इस समय चाइना से ही इंपोर्ट कर रहा है। तो आप समझिए चाइना के लिए सबसे बड़े मार्केट में से एक आपका पाकिस्तान है, तो वो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इस बॉर्डर पे जो कुछ कह सकते हैं कि शांति बहाल रहे, है ना। तो इस वजह से भारत को जो है अपनी आर्मी को इस तरीके से एडवांस मॉडर्नाइज करना रहता है, ताकि हर एक लेवल पे, जिस भी लेवल पे अगर कुछ भी ऐसा संदेह भी है कि वॉर हो सकती है, किसी इस तरह के एस्केलेशंस हो सकते हैं, उसके लिए तैयारी बनी रहे और किसी भी मोर्चे पे कम ना पड़े। तो ये कह सकते हैं जो सबसे बड़ा टेंशन है, एक तो ये बॉर्डर वाला है और दूसरा मॉडर्नाइजेशन का है, क्योंकि हमारे पास जो पहले जो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो काफ़ी रिटायर हो चुके, पुराने हो चुके थे, तो उनको रिटायर किया जा रहा है, नए जो फाइटर जेट्स हैं उनको लाया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी अब लाई जा रही है, क्योंकि अब तो एआई का ज़माना है। और भारत के पास भी अगर आप देखेंगे सबसे एडवांस जो फाइटर जेट है वो राफेल है, 4.5 जनरेशन का। आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो चाइना कहता है उनके पास 6 जनरेशन का फाइटर जेट है, तो काफ़ी गैप बनता है, तो उसको भरने के लिए सारे काम किए जाते हैं। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि यहाँ पर जो इम्पोर्ट में हमें कमी देखने को मिली है 4% की, वो एक आत्मनिर्भरता की तरफ का पुश भी दिखाता है। मतलब अब इंडिया का जो पूरा स्टांस है, ऐसा नहीं है कि भारत केवल जो हथियार उनको इंपोर्ट करेगा। इंडिया ने अपना स्टांस ऐसा बदला है कि हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है और जिसे हम अच्छा बना रहे हैं हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हालांकि वो काफ़ी डेटा कम है अगर कंपेयर करेंगे ग्लोबल डेटा से, लेकिन पहले की तुलना में भारत का जो एक्सपोर्ट है बढ़ा है। तो इम्पोर्ट कम इसीलिए हुआ है, जैसे आप यूनियन बजट की बात करेंगे तो इसमें जो यहाँ पे डिफेंस के लिए यहाँ पे एलोकेशन दिया है 7.85 लाख करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 1.39 लाख करोड़ पे रिजर्व किया गया है स्पेसिफिकली डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। मतलब इतने लाख करोड़ रुपए का जो भी इक्विपमेंट होगा, हथियार होंगे, जो भी होंगे, वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, मतलब हमारे जो स्वदेशी होगा वही लिया जाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि भारत में भी अब इस तरह के जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं या फिर कंपनियां वो काम कर रही हैं। और एक दूसरा पॉइंट इसका ये है कि भारत सरकार एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जो मल्टीपल कह सकते हैं लिस्ट है डिफेंस आइटम की, जिसको भारत सरकार ने ऐसा काय बैन कर दिया है कि उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे हम, उसको हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसका होने की वजह से है क्या कि उसको हम इंपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने यहाँ बना रहे हैं, और उसकी वजह से है क्या कि जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हो रहा है और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं। और एक कोलेबरेटिव सक्सेस भी आपको देखने को मिलती है, जैसे ब्रह्मोस सिस्टम हो गया जिसमें भारत और रशिया मिलकर साथ काम कर रहे हैं, IMRH हो गया जिसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। तो ऐसे कई सारे ऐसे कोलैबोरेटिव सक्सेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भारत में जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और भारत में वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसकी वजह से इंपोर्ट में कमी देखने को मिलती है। फिर हम बात करें अगर यहाँ पे कि एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इसका समझें कि एक्सपोर्ट लीडर्स को अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 पे है यूएसए। भाई कहीं भी युद्ध हो रहा है, जैसे यूक्रेन को जो है बढ़ावा देने की बात हो, यूएसए ने खूब दिया, तो उसकी वजह से है क्या कि यूक्रेन जो इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है वो कर कहाँ से रहा है, यूएसए से कर रहा है। मतलब यूएसए से डायरेक्ट भी हो रहा है, यूरोप के थ्रू भी हो रहा है। तो इसकी वजह से है क्या कि यूएसए सबसे ज़्यादा 42% जो कह सकते हैं पूरे दुनिया भर का जो एक्सपोर्ट है उसमें 42% केवल यूएसए का नंबर आता है, जो इसको एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक खास चीज़ में, डाइवर्स रेंज
रेंज है, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे देशों को कर रहा है। फिर रशिया को अगर हम देखें तो रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। उसके पीछे का रीजन एक सबसे बड़ा यही कि रशिया खुद यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। यूक्रेन वॉर में होने की वजह से रशिया का जो कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है उसको खुद ही जरूरत पड़ रही है, तो इस वजह से उसका जो कह सकते हैं एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना एक डोमेस्टिक सक्सेस की कहानी बताता है। चाइना पहली बार ऐसा है कि जब वो टॉप 10 इंपोर्टर की लिस्ट से बाहर हुआ है, मतलब चाइना का जो इंपोर्ट है डिफेंस को लेकर के वो काफी कम हो चुका है और अब वहां की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसने टेक ओवर किया हुआ है। वो डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, जेट्स बना रहे हैं, टैंक्स बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक सेल्फ सफिशिएंसी दिखाता है कि चाइना बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहा है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका इस तरह की न्यूज़ या रिपोर्ट का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सबसे पहली बात अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि भारत का जो यहाँ पे इंपोर्ट है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है और भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 1.39 लाख करोड़ पे केवल डोमेस्टिक फंडिंग दिया गया कि यहाँ केवल इतने पैसे से केवल भारतीय जो सामान है वो खरीदे जाएंगे, तो वो यहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है कि भारत जो है जो सेल्फ रिलायंस है उसकी तरफ बढ़ रहा है, इंपोर्ट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं है। उसके साथ साथ जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश के ऊपर ही वो पूरा भार दे के रखा है। जैसे रशिया के ऊपर अगर पूरा भार होता, रशिया भी खुद युद्ध में लगा हुआ है, तो रशिया भारत को कहाँ से जो वेपन्स हैं या फिर जो सिस्टम्स है वो एक्सपोर्ट कर पाता उतनी क्वांटिटी में, है ना, तो फिर नुकसान होता। तो पहले से डाइवर्सिफाई करके रखा है, 40% रशिया का है, 29% फ्रांस का है, 15% इसराइल का है, उसके बचे हुए बाकी भी उसमें यूएसए भी आता है और भी देश में आते हैं। तो इससे है क्या कि इस वजह से कि भारत को अगर इस तरह के डिफेंस के इक्विपमेंट्स की जरूरत है तो एक देश पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि वो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई होता है। फिर यहाँ पे एक ये भी है कि भारत को ये करना ही पड़ेगा, मतलब अब भारत इतने तेजी से डिफेंस के सारे क्षेत्रों में जो है सेल्फ रिलायंस तो नहीं ला सकता है, क्योंकि भारत को दो फ्रंट वॉर लड़नी पड़ती है, एक तरफ चाइना से, मतलब एक, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से। और पाकिस्तान वाली वॉर भी समझिए चाइना की ही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 80% जो पाकिस्तान का वेपन है वो चाइना के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। मतलब पाकिस्तान का अगर इंपोर्ट आप देखेंगे तो 80% चाइना का ही वो डिफेंस इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे इस वजह से भी हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत पड़ेगी, वरना फिर ऐसा होगा कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा बेहतर जो इक्विपमेंट्स आ जाएँ, भारत ने अगर उसको मॉडर्नाइज नहीं किया अपनी सेना को, तो फिर पीछे रह जाएंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ये दिखाता है इस तरह की रिपोर्ट, मतलब अगर हमारा इंपोर्ट इतना ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे हम अभी भी हैं वर्ल्ड में, तो ये क्या बताता है कि इसका जो टोल है हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ता है, क्योंकि हमें जो इस तरह के प्रोडक्ट या डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं तो वो उस हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, तो होगा क्या उससे कि जो एमएसएमई है उनके ऊपर ये बर्डन जाएगा और एमएसएमई वाला जो सेक्टर है वो ज़्यादा इंप्रूव होगा, इंपोर्ट कम होगा और हम ना सिर्फ अपने काम की चीज़ें बना पाएंगे बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अगर देखा जाए कि हम इस तरफ अगर आगे बढ़ें तो। बाकी अगर हम बात करें ग्लोबल ऑर्डर की, तो जैसा मैंने कहा चाइना सेल्फ रिलायंट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने यहाँ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वो बना रहा है। पाक चाइना का नेक्सस भी ये बताता है कि पाकिस्तान जो है 80% आर्म्स चाइना से ही ला रहा है। तो चाहे वो पाकिस्तान ही लड़ रहा हो, आप उसे चाइना की समझिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के बनाए गए जो मिसाइल्स हैं वो सारे टेस्ट किए गए, भले ही वो फेल हो गए लेकिन वही सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई। फिर यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो एक पोलराइजेशन है, जो मिलिटराइजेशन है, वो सर जो हो रहा है। मतलब ये देखा जा रहा है कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक तरह से डीमिलिटराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, ये ज़्यादा से ज़्यादा देश मिलिट्री हटा रहे थे, कम कर रहे थे, लेकिन अब वो एरा रिवर्स हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश अब फिर से जो मिलिटराइजेशन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से देखने को क्या मिल रहा है, इस तरह के जो इम्पोर्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम सिपरी हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है स्टॉकहोम स्वीडन में। और पाकिस्तान का अगर स्टेटस देखेंगे रीजनल राइवलरी की वजह से, तो पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है। और अगर आप यूरोप को देखेंगे तो यूरोप का यहाँ पे आप जो देखेंगे इम्पोर्ट है वो 210% जो है वो बढ़ चुका है, मतलब 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। किसकी वजह से? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह, रशिया के खौफ की वजह से जो यूरोप के देश हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है आर्म्स वगैरह ले रहे हैं और मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपनी आर्मी को, कि अगर आगे चल करके रशिया से डायरेक्ट वॉर हुई तो वो उसके लिए तैयार रह सकें। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।